हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम 8 फरवरी को निर्धारित है। तो उसी आज से लेके 8 फरवरी के में 20 दिन का लगभग समय है हम लोगों के पास तैयारी करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे, अगर हम 20 दिन अच्छे से नोट्स वाइज या फिर प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते तो भी सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। वृद्धि एवं विकास, ठीक है, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सीटेट में पेपर 1 में देखने को मिलते हैं। तो हम शुरू करते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। विकास यानी कि वृद्धि और विकास। तो विकास क्या है, ठीक है ना। विकास गर्भ से कब्र तक होता है, मतलब कि विकास इंसान के शरीर में प्रॉपर होता ही रहता है। वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है, जैसे कि 18 साल के बाद लड़कों का वृद्धि रुक जाता है, लंबाई की वृद्धि रुक जाती है, हालांकि उसका जो भार है वो बढ़ता है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। गुणात्मक परिवर्तन, कार्यशैली, कार्यक्षमता, ठीक है। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, कार्यशैली और कार्यक्षमता। परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है, हाइट, वेट एंड शेप, परिमाण जिसको माप सकते हैं, ठीक है। गुणात्मक क्या होता है, कार्यशैली, कार्यक्षमता, गुणात्मक, ठीक है। अब सतत, व्हाट इज सतत। सतत का अर्थ है लगातार चलना अथवा पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना, ठीक है, सतत। विकास क्या है, विकास मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और सांवेगिक पक्ष इत्यादि में, ठीक है। विकास होता कहाँ है, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा है। तो सारे मानसिक पक्ष में विकास होता है, सामाजिक पक्ष में विकास होता है एंड सांवेगिक पक्ष में विकास होता है, ठीक है। तो विकास, शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, और तीसरा है सामाजिक विकास, और चौथा सांवेगिक विकास। तो विकास के 4 है, और आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। इंग्लिश में हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है फिजिकल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, PCSE, यानी कि PCSE विकास PCSE में चल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, वेट, हाइट, वेट, साइज, शेप में विकास होगा, तो फिजिकल। मोटर डेवलपमेंट, यानी कि मोटर डेवलपमेंट क्या है, गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित हो, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गतिक कौशल पर विकास करें। ग्रॉस मोटर यानी कि स्थूल गतिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, बड़ी मसल्स का यूज होता है, हाथ का यूज होता है, पैर का यूज होता है, जैसे कि दौड़ना, चलना, स्विमिंग करना। एंड फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है, सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे आंखों की मांसपेशी का यूज, हाथ का मसल्स का यूज, जैसे लिखना, पेंटिंग करना, ठीक है ना। ये है सूक्ष्म गति स्थूल कौशल। आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस मोटर यानी स्थूल गति कौशल होता है घुटनों के बल चलना, अभी मैंने बताया घुटनों के बल चलना स्थूल होता है, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये क्या है, स्थूल गति कौशल यानी कि बड़ी मांसपेशियों का यूज हो रहा है। एंड फाइन मोटर स्किल जो कि सूक्ष्म गति कौशल, इसमें क्या हो जाएगा आपका, समझ जाएगा, अंगुली और अंगूठी के जरिए कुछ उठाना या रेत पे पैरों की उंगली घुमाना या ड्राइंग, पेंटिंग, काजल लगाना इत्यादि स्थूल गतिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, तो बेसिकली संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से, संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, ठीक है। तो देखिए, सोचना, तर्क करना, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकली, साइंस और मैथ, लैंग्वेज के लिए। एंड राइट ब्रेन का बेसिकली क्या होता है, क्रिएटिविटी। लेफ्ट ब्रेन का हम लॉजिक में यूज करते हैं, राइट ब्रेन का क्रिएटिविटी में, ड्राइंग, म्यूजिक और डांस। सोशल डेवलपमेंट, तो समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, रैसत के अनुसार संवेग या भावना है
जो हमारे अंदर रंग भरती है, ठीक है ना, यानी कि भावना हमें खुशी करती है, दुख करती है, जब भावना। तो हम वृद्धि के बारे में फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो वृद्धि या विकास का ही छोटा रूप है वृद्धि, ठीक है, याद रखना है। परिपक्वता भी विकास का ही हिस्सा है, ठीक है ना, अर्थात डोमेन है। परिपक्वता एक तरह से वृद्धि या विकास कह सकते हैं, विकास का छोटा सा हिस्सा है। और परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित है, ठीक है ना। एंड परिपक्वता मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, आनुवंशिकता से बहुत ही मिलता है, ठीक है ना। परिपक्वता मतलब कि अगर कोई बच्चे के माता पिता बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं, वो शिक्षा शास्त्र या फिर निपुण है कह सकते हैं, तो उसका बच्चा भी हाईली एजुकेटेड फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि उसमें संभावना है, उसके दिमाग तेज हो सकता है। ये संभावना बनी रहती है कि तेज माँ बाप के तेज बच्चे हो सकते हैं। ये आनुवंशिकता पर निर्भर है। बट हो सकता है कि उन माता पिता के दादा दादी थोड़े वीक हो, तो उसका भी वीकनेस आ सकता है बच्चे में, कि वो थोड़ा कम अच्छे से पढ़े, तो ये भी आनुवंशिकता का है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटिव स्ट्रक्चर चेंजेस, ठीक है ना। विकास में वृद्धि में क्या क्या मतलब होता है चेंज, तो मोटा हो जाता है, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना, ये सब वृद्धि का उदाहरण है। क्वांटिटिव का अर्थ होता है जिसे हम गणना या मेजर कर सकते, ठीक है ना। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, ठीक है ना, लेकिन हाँ वृद्धि में माप सकते हैं कि कितने किलो का बच्चा है, कितनी लंबाई है उसकी, ठीक है। वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, वही मैंने बोला कि वृद्धि एक टाइम पर रुक जाती है, जबकि विकास गर्भ से काब्र तक चलता है, यानी कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो वहाँ से विकास उसका शुरू हो जाता है, यानी कि अंतिम क्षण तक उसके जीवन काल पर्यंत तक चलते रहता है। तो वृद्धि को एक यूनिट आदि के तहत मापा जा सकता है, जैसे कि 18 किलो का बच्चा है या फिर 50 किलो का लड़की है, जो भी कुछ भी, तो बेसिकली उसे माप सकते हैं। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है। विकास का केवल आकलन कि हाँ 12 साल का बच्चा हो गया है, अब प्रॉपर वो मैथ का प्रारंभिक मैथ जान रहा होगा, आयतन वगैरह ये सब जान रहा होगा, मैथ सीख चुका होगा प्रारंभ, तो ये एक असेसमेंट होगा कि हाँ 5 क्लास का बच्चा है तो उसे त्रिभुज की आयतन निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आता ही होगा। तो ये आकलन, ये विकास का आकलन है। अब कह नहीं सकते डैम श्योर कि हर 5 क्लास का बच्चा ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल ही सकता है, ठीक है ना। चेस खेलना विकास का हिस्सा है, वही लंबाई का बढ़ना वृद्धि का, ठीक है। अब वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि वह संकोचित होती है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और यह एक समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। विकास के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है वृद्धि विकास में। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है, ठीक है। अब हम तीसरा देखेंगे विकास के बारे में। विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं क्योंकि विकास का रूप व्यापक है, ठीक है। विकास में प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है जो यह निरंतर चलते रहता है। अब कुछ नोट है जो कि बता देते हैं। संप्रत्यों का विकास संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। संप्रत्यों का अर्थ होता है कि किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट बनना, ठीक है ना, और हम लोग को पता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बनते हैं, ठीक है। तो ये एक नोट है। तो देखिए वृद्धि और व्यापक यानी कि डेवलपमेंट विकास में हम थोड़ा अंतर पढ़ लेते हैं, ठीक है। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन, ओके, बाहर का बढ़ना, लंबाई वगैरह। विकास में क्या होता है, तो विकास लिख देते, कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं लिखा पा रहा है। विकास, ठीक है, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन विकास में होता है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। विकास जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, ठीक है, संकुचित है, लेकिन विकास का मापन कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं, ओनली असेसमेंट, ठीक है। वृद्धि संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है वृद्धि में, और एक समय के बाद यह रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है।
विकास प्रक्रिया में परिवर्तन शामिल है और ये निरंतर चलता ही रहता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, शैशवावस्था, पहला 4 अवस्था है। शैशवावस्था है 2 से 4 वर्ष के बच्चे शैशवावस्था में आते हैं। ठीक है, 0 से 2 वर्ष के बच्चे शैशवावस्था में आएंगे। एंड सेकेंड पूर्व बाल्य अवस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष के बच्चे आएंगे। 3 नंबर में लेटर चाइल्डहुड में उत्तर बाल्य अवस्था में 6 से 12 वर्ष के बच्चे आएंगे, शामिल होंगे। एंड एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष के बच्चे। तो बेसिकली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को 4 भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसा WHO का मानना है। अच्छा, ये देख लेते हैं, ये नोट्स है, पढ़ लेना एक बार। हाँ, अब हम पढ़ेंगे शैशवावस्था। तो शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों से सीखता है बच्चा। ठीक है ना, ज्ञानेंद्रियों से सीखता है बच्चा। जो पैर को चलाता है, हाथ को चलाता है, तो वह ज्ञानेंद्रिय में हमें 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो कान से सुनता है, नाक से स्मेल करता है, आँख से देखता है, जीभ से वो फील करता है कि हाँ स्वाद। एंड त्वचा से टच करता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुसार बच्चा सीखता है। मोटर एक्शन गति क्रिया करके सीखता है, प्याजे का भी कहना है। ठीक है, खतरा भरा होता है, ये सेंसिटिव पीरियड है शैशवावस्था। ठीक है, एंड फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होती है, याद रखना है शैशवावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था पढ़ लेते हैं हम लोग। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। टॉय एज यानी खिलौना आयु, प्ले एज। एरिक्सन ने कहा है कि यह बच्चों का खिलौना वाला आयु है। यानी सच में 2 से 6 वर्ष का बच्चा ज़्यादातर खिलौनों के साथ खेलता है, उसे तोड़ता है, मरोड़ता है, सीखता है कि क्या है इसमें, क्या वो खोज करने लगता है। खिलौना से खेल कर ना वो सीखता है। तो फास्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑब्वियसली बच्चा 2 से 6 साल में ही बढ़िया से बोलना सीखता है। ठीक है, और नकल करके सीखता है। आप जैसे जैसे उसको सिखाओगे वैसे सीखेगा। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था संवेदनशील है। ठीक है, भाषा विकास के लिए ये क्वेश्चन भी आता है कि पूर्व बाल्यावस्था किस लिए है संवेदनशील, का एज क्या है, तो पूर्व बाल्यावस्था। फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट आफ्टर बर्थ, सोशलाइजेशन इज ऑल्सो रैपिड। ठीक है, सामाजिकरण होता है बच्चों का। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्षों तक। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था। टोली में अवस्था यानी कि गैंग, उस समय बच्चों गैंग बनाकर खेलना पसंद करते हैं। गेम में स्पोर्ट्स खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। 6 से 12 वर्ष के बच्चे ज़्यादातर बाहरी दौड़ धूप वाले खेल हो गया, झुंड बनाने वाला। ठीक है, इस एलिमेंट्री स्कूल एज, ऑब्वियसली प्राथमिक स्कूल में उसे जाना चाहिए। 6 से 12 वर्ष के बच्चे प्राथमिक स्कूल। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज, और दोस्त बनते हैं नए नए, एंड वो लंबे टाइम तक वो दोस्त रह जाते हैं, ऐसे दोस्त बनते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन पूर्व वाला अवस्था में जितना स्पीड में होता है फिजिकल, उसमें इसमें थोड़ा स्लो हो जाता है। मिथ्या परिपक्वता, मतलब कि अवधारणा, गलत अवधारणा, मिथ्या जो होती है वो बच्चे के अंदर आने लगता है। मोटर डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। सुप्तावस्था, ठीक है, इस अवस्था को फ्रॉइड ने सुसुप्तावस्था कहा है। ठीक है, ये याद रखना। एंड एरिक्सन ने कहा है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी। एंड पाइगेट ने कहा है कंक्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, आगे किशोरावस्था में अब हम लोग आ चुके हैं। तो किशोरावस्था परिवर्तन का काल है, संक्रमण का काल है, गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, स्वर्णिम काल कहते हैं किशोरावस्था को। तनाव और तूफान की अवस्था, स्टैनली हॉल ने कहा इसे तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। लीडरशिप स्किल्स, ठीक है, लैक इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक रूप से अटैचमेंट, ये सब। आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ है कि बच्चा यह ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन। ठीक है, एरिक्सन के अनुसार। ठीक है, ब्रिज पीरियड, एडोलसेंस, ईगोसेंट्रिसिज्म, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु भी कहा गया है इस स्थिति को। देख सकते हैं, ब्रिज, एडोलसेंट, अडल्टहुड, चाइल्ड, ये ब्रिज है। इस तरह से नेचर एंड नर्चर। ठीक है, एडिक्टिव नहीं होते हैं, हेरिडिटी एनवायरनमेंट नहीं होता है, हेरिडिटी एनवायरनमेंट होते हैं, अर्थात आनुवंशिक और वातावरण के विकास में बराबर के हकदार होते हैं। हेरिडिटी फिक्स्ड स्टैटिक स्थायी है, एनवायरनमेंट डायनेमिक चेंजेबल परिवर्तनशील हो, यही सब है।
यहाँ पे कुछ है जो कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट विकास का कुछ रूल है, ठीक है ना। सतत विकास सतत है, विकास क्रमिक होता है, विकास की दर भिन्न हो सकती है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास पूर्वानुमान लगा सकते हैं विकास का, विकास देयर इज कॉन्सेप्ट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर मतलब सारा विकास जो है PCSE जो भी है तो इंटर रिलेटेड एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए सी दिशा, समीपम, दूरस्थ, केंद्र, प्रिंसिपल, बाहर, शीर्षोपदमुख विकास होता है एक, तो यह शीर्ष से पैर की ओर होता है, ठीक है ना, शीर्ष से पैर। एंड एक होता है समीपर, दूरस्थ, ठीक है ना, ये होता है सेंटर से बाहर की ओर, ठीक है। जन्म के समय बच्चा का शरीर का 1/4 25% होता है, शरीर का 25% होता है बच्चे का सर बड़ा होता है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती हैं, कोई भी प्रजातियां समान नहीं होती। उदाहरण के लिए 2 बंदर भी एक जैसे नहीं दिखते, उसमें किसी न किसी स्तर पर विभिन्नता अवश्य ही पाई जाती है, ये बात याद रखना है। तब क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार क्या हो सकता है कि हम 2 लोग में अंतर कर पाएँ, तो उसके लिए क्या जरूरत है, उसके लिए बुद्धि के आधार पर अंतर हो सकता है, रुचि के अभाव पर, जैसे किसी को पेंटिंग पसंद है तो किसी को ड्राइंग, किसी को पेंटिंग नहीं पसंद बल्कि उसे खेलना पसंद है, फुटबॉल पे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पेंटिंग नहीं पसंद है, मुझे फुटबॉल खेलने में बहुत मजा आता है। ये रुचि के आधार पर, मूल्य वैल्यू के आधार पर हम कर सकते हैं, अभी क्षमता, एप्टीट्यूड, व्यक्तित्व, ये सब ऐसे कुछ है जिसके आधार पर हम व्यक्तिगत भिन्नता। अब यहाँ पे कुछ टीचर्स के लिए रूल है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म एक रूप अनुदेशन शिक्षक के लिए, विभेदी अनुदेशन, यदि बच्चा को ग्रुप बनाए तो विभेदी अनुदेशन उपयोग होना चाहिए, ठीक है। होमोजीनियस नहीं, हेटेरोजीनियस बनाए, होमो मीन्स सेम होता है, ठीक है, सेम यूनिटी वाले को एक ग्रुप में रखिए, कुछ गतिविधि, ठीक है, इंटरटेनमेंट, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक BF स्किनर का अभिप्रेरणा के संबंध में मानना है कि मोटिवेशन नेशनल हाईवे की तरह होता है, जितना अच्छा मोटिवेशन होगा सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा, ऐसा BF स्किनर का मानना है, ठीक है। बच्चों में इंटरनल आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। अभिप्रेरणा का चक्र, ये साइकिल दिया है, साइकिल ऑफ मोटिवेशन देखिए, अगर हम आवश्यकता है तो ड्राइव, प्रनोद, फिर उत्तेजना, फिर दिशा निर्देशित व्यवहार, फिर उपलब्धि, फिर उत्तेजना में कमी, यह आवश्यकता ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब हुई? 1995 में हुई थी मध्याह्न मिड डे मील की शुरुआत 1995। फिजिकल नीड शारीरिक अवस्था, सर्वाइवल नीड अस्तित्व की ज़रूरत एंड मिड डे मील्स, ठीक है। अब्राहम मैस्लो नीड्स है या दर्जी, मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत देख सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपेशन आत्मसिद्धि, एस्टीम सम्मान की आवश्यकता, प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता, सेफ्टी नीड्स एंड शारीरिक आवश्यकताएं का एक पिरामिड बनाया गया है। तो सबसे ज़्यादा हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तो शारीरिक आवश्यकता यानी कि एयर, वाटर, फूड, घर, सीप, क्लॉथ, कपड़ा, खाना पीना, ये सब की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर समय सेफ्टी की ज़रूरत होती है क्योंकि हेल्थ सुरक्षित स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। संपत्ति की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार होना चाहिए, ठीक है ना। रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है एंड उससे थोड़ा कम हमें फ्रेंडशिप की ज़रूरत होती है, फैमिली की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से ये ट्रायंगुलर पिरामिड बनाया गया, तो देख सकते हो। हम पढ़ेंगे थिंकिंग के बारे में। तो JP गुइलफोर्ड ने थिंकिंग को 2 भागों में प्रस्तुत किया, ठीक है ना। तो अपसारी सोच एंड अभिसारी सोच। अपसारी सोच पे क्या होता है, ओपन एंडेड होता है, यानी खुला क्वेश्चन इसको कर सकते हैं, यानी बंद होता है। और रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, अपसारी में हम रचनात्मकता को महत्व देते हैं, अभिसारी में हम इंटेलिजेंट की बुद्धि को। एंड अपसारी सोच आउट ऑफ द बॉक्स भी कहते हैं, अपसारी सोच को आउट ऑफ द बॉक्स। अभिसारी सोच MCQ सॉल्व करने में यूज होता है, ठीक है। अभिसारी सोच MCQ सॉल्व करने में
एंड अपसारी सोच का होता है मल्टीपल सॉल्यूशन, बहुत सारा हल होता है। हाँ, अपसारी सोच का बहुत सारा हल होता है एंड अभिसारी सोच का बहुत कम हल होता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल बहुत सारा, इसमें लिमिटेड यानी कि कम। अब गिफ्टेड चाइल्ड 3 प्रकार के, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल ब्राइट यानी 140+ IQ जिसका हो तो वो है इंटेलेक्चुअल ब्राइट यानी गिफ्टेड चाइल्ड। एंड सेकंड गिफ्टेड चाइल्ड टैलेंटेड जैसे कि सचिन तेंदुलकर एंड क्रिएटिव NF हुसैन। ओके, गिफ्टेड चिल्ड्रन को समृद्ध पाठ्यचर्या एनरिच्ड कैरिकुलम की आवश्यकता होती है जिनमें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैलेंजिंग टास्क कंटेंट हो। ओके, एंड इंटेलेक्चुअल ब्राइट्स बच्चों को हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जैसे कंटेंट चाहिए। अब है इमोशनल इंटेलिजेंस, सामयिक बुद्धि। सामयिक बुद्धि को सर्वप्रथम सैलोवे एंड मेयर ने इंट्रोड्यूस किया था एंड इमोशनल इंटेलिजेंस नामक बुक को डेनियल गोलमैन ने लिखा है। अब हम अरस्तु के बारे में कुछ पढ़ेंगे थोड़ा। अरस्तु का वचन कोई भी किसी भी समय नाराज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अर्थ है कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएँ और सही जगह पर सही समय पर सही तरीके से सही मात्रा में यूज कर पाए, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके, ठीक है, यानी कंट्रोल ऑफ इमोशन को कंट्रोल करने का भी अपना हुनर होना चाहिए, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषताएं क्या होती है? सामाजिक कौशल होता है, आत्म जागरूकता, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, समानुभूति एम्पैथी एंड सेल्फ रेगुलेशन यानी स्वनियंत्रण, ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषताएं। तो अब हम पढ़ेंगे संज्ञान एवं संवेग। देख सकते हैं, तो संज्ञान एवं संवेग द्विदिशात्मक होते हैं यानी अंतः संबंधित होते हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सिर्फ एक केस में प्रभावित नहीं करते, ठीक है। जोजो के अनुसार जोन्स के अनुसार इमोशन एंड कॉग्निशन इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है। मनोवैज्ञानिक द्वारा यह सुझाव दिया गया कि शिक्षकों के दृष्टिकोण से गिफ्टेडनेस की भावना निम्नलिखित संयोजन की भावना निर्भर करती है। उच्च क्षमता, हाई एबिलिटी एंड हाई रचनात्मकता एंड उच्च प्रतिशतता। अब हम पढ़ेंगे अब बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब जो भी इस नोट्स में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट पेपर 1 के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत मल्टीप्लाई इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। यह सिद्धांत किसने दिया? हावर्ड गार्डनर ने। ओके, एंड 8 टाइप्स होता है बहुबुद्धि सिद्धांत, 8 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ा देंगे बहुबुद्धि सिद्धांत 8 तरह होते हैं। ये सभी स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। 8 जो होते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। बुद्धि कई प्रकार की होती है या कोई एक क्षमता नहीं है, इन्होंने कहा। अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है। तो पहला जो है बहुबुद्धि का वो है भाषाई बुद्धि, यानी कि भाषाई बुद्धि यानी कि बोलने का, वाद विवाद करने का क्षमता, ठीक है ना। देख सकते हो रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, वाद विवाद, डिस्कशन, तो ये सब भाषाई बुद्धि है। तो जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, इनको को पोइट्री राइटर थे, तो भाषाई बुद्धि इनमें बहुत ही होगा, ठीक है। एंड दूसरा है तर्कपूर्ण बुद्धि, ठीक है। तर्कपूर्ण यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल यानी कि तर्कपूर्ण गणितीय बुद्धि ये होता है बेसिकली। तो स्किल इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, जब आप तर्क कर पाओ समस्या को सुलझाने के लिए, ठीक है, लॉजिक रूप से सोच पाओ, ठीक है। साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर ऑल्सो लाइक इट स्ट्रॉन्ग इन द कंपोनेंट। अल्बर्ट आइंस्टाइन, APJ अब्दुल कलाम इसके उदाहरण है तर्कपूर्ण मैथमेटिक्स, लॉजिकल मैथमेटिक्स। तीसरा है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि किसका किसका होता है? जैसे कि नाविक, मूर्तिकार, वास्तुकार, इंटीरियर डिजाइनर, आंतरिक सज्जाकार, मानचित्रकार, ये सब स्थानिक बुद्धि इन लोग बात होती है। एंड संगीतीय बुद्धि, तो जो सिंगिंग जो सृजन करता है म्यूजिक संगीत का रिदम एंड पैटर्न्स, तो AR रहमान, सोनू निगम, लता मंगेशकर और तो जिसको सुर और संगीत के बारे में नॉलेज
5 बॉडीली काइनेस्थेटिक, ठीक है ना। तो ये एथलीट्स, एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, डांसर, ठीक है ना, जिम्नास्टर, सर्जन, ये सब होते हैं। सर्जन एंड पायलट कॉमन है, इसलिए ज़्यादा महत्व ऐसे इस पैटेरियल में दें। ओके। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ठीक है ना। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि का मतलब तो दूसरों को समझने का, दूसरों के व्यवहार और भावनाओं को समझने का जो बुद्धि होता है इंसान में, तो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि कहलाता है, ठीक है। फिर गांधी, महात्मा, मदर टेरेसा, ये सब दूसरों के दुख, दूसरों की परेशानी इत्यादि जो भी दूसरों के व्यवहार, भावना, फीलिंग्स को समझते थे, ठीक है। अब यह है अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, यानी खुद को, सेल्फ अवेयरनेस एक तरह से कह सकते, ठीक है ना। देख सकते हो संदीप महाशय, एरिस्टोटल्स, बुद्धा, मतलब कि अपनी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, अपनी भावनाओं को समझना, ठीक है ना। लाइफ के डिजायर्स को अपनी क्षमताओं को समझना, अपनी डिजायर्स को समझना, ठीक है ना, यही सब होता है। एंड 8वां है प्राकृतिक बुद्धि। तो प्राकृतिक बुद्धि किसके पास होगी? जो फार्मर होंगे, टूरिज्म होंगे, बॉटनिकल्स होंगे, जूलॉजिकल होंगे, जिसे पर्यावरण, प्रकृति से रिलेटेड बुद्धि जो रखते हैं, तो प्राकृतिक बुद्धि। 8 तरह के भाषा बहुभाषी बुद्धि पढ़ चुके हैं हम लोग। हम पढ़ेंगे त्रिबुद्धि सिद्धांत। ओके, त्रिबुद्धि सिद्धांत विलियम स्टर्नबर्ग के द्वारा त्रिबुद्धि सिद्धांत दिया गया था, याद रखिएगा, विलियम स्टर्नबर्ग के द्वारा त्रिबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। तो PCA से याद रखते हैं, P से प्रैक्टिकल, क्रिएटिव, एनालिटिक। PCA विलियम स्टर्नबर्ग द्वारा त्रिबुद्धि सिद्धांत, PCA प्रैक्टिकल, क्रिएटिव, एनालिटिक, देख सकते हो। प्रैक्टिकल में प्रायोगिक, क्रिएटिव मतलब रचनात्मकता, एंड एनालिटिकल में विश्लेषणात्मकता। ओके, तो विश्लेषणात्मकता को देखते हैं। थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, ठीक है। एंड एक्सपेरिमेंटल यानी रचनात्मक, तो किसी भी चीज़ को न्यू आइडिया, कॉम्बिनेशन एंड रिलेटेड फैक्ट रचनात्मक होना चाहिए। प्रायोगिक, ठीक है। हम पढ़ेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, एंड बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास एंड बौद्धिक विकास, ठीक है। इन्होंने बच्चे को सक्रिय निर्माता कहा। पियाजे ने क्या किया? बच्चे को सक्रिय निर्माता कहा, एंड ज्ञान के सक्रिय निर्माता बच्चों को कहा। बच्चों को पियाजे ने क्या कहा? नन्हे वैज्ञानिक है। पियाजे ने क्या कहा? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, ठीक है। स्कीमा, मेंटल स्ट्रक्चर, यानी पियाजे ने एक स्कीमा नाम का शब्द गढ़ा, ठीक है। बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने ज्ञान को निर्मित करते हैं। स्कीमा, देखिए स्कीमा ये पियाजे रचनावादी है, ठीक है। पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास को 4 स्टेज में बांटा गया है, ठीक है। सामूहिक, एकालाप, 3 से 5 वर्ष। पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया, जबकि शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो 4 एलिमेंट क्या है पियाजे का? MESE। पियाजे का क्या है 4 एलिमेंट? MESE, यानी परिपक्वता, मैच्योरेशन, अनुभव, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतक्रिया, एंड इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। MESE पियाजे का MESE, याद रखना ऐसे करके। प्रोसेस ऑफ संतुलन, इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन। संतुलन क्या होता है? संतुलन में 2 चीज़ आएंगे, पहला तो अनुकूलन और दूसरा संगठन, ठीक है। अनुकूलन और संगठन। अनुकूलन में 2 चीज़ आएंगे। अनुकूलन किसी चीज़ को अनुकूल कैसे कर पाएंगे? तो आत्मसात करके या समायोजन करके, ठीक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी पेशीय गामक यानी 0 से 2 वर्ष, ठीक है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त सक्रिय अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक सक्रिय अवस्था 11 से 15 वर्ष, ठीक है। ये पियाजे का सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था SPCF इम्पोर्टेंट है। तो 0 से 2 अवस्था यानी कि संवेदी गामक, यहाँ इसमें क्या होता है? गत्यात्मक अवस्था होता है, इंद्रिय गामक अवस्था होता है, संवेदी पेशीय अवस्था होता है,
जन्म से 2 वर्ष की आयु तक होता है। वस्तु स्थायित्व आ जाता है इसमें, इस उम्र में। विलंबित अनुकरण, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, बच्चे की इंद्रियां ही शिक्षक होते हैं। 5 इंद्रिय होते हैं, वही इसी से बच्चा आँख से देखता है, नाक से सांस लेता है, कान से सुनता है, शरीर से टच करता है, तो यही सब उस द्वारा वो सीखता है। अब आगे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तर्क शक्ति की कमी होती है इसमें, बच्चा इतना नहीं समझ पाता है कि पानी बर्फ बन सकता है, बर्फ पानी इतना नहीं समझ सकता है। तो ठीक है, वो निर्जीव को सजीव मानता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में निर्जीव को समझ नासमझ होता है। इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही पूरी दुनिया सोचती है। ठीक है, ज्ञान थोड़ा सा बढ़ता है, ABCD को बोलते हैं। संरक्षण, बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि विकट ए में ज़्यादा पानी है। ठीक है ना, संरक्षण इसमें होता है बच्चों का। तो केंद्रीकरण होता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे हम। 7 से 11 वर्ष मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष मूर्त चीज़ों के प्रति लॉजिक, तर्क शक्ति का ज्ञान होना। ठीक है, इसमें तर्क शक्ति करता है बच्चा। वस्तुओं का वर्गीकरण करने लगता है साइज और शेप के आधार पर। वस्तुओं का संरक्षण समझ आता है और रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान हो जाता है। अब वस्तुओं को सजाने का सीख जाता है। बढ़ते और घटते क्रम में विकेंद्रीकरण हो जाता है। ये ट्रिक है कुछ CCS की, कंप्यूटराइजेशन, क्लासिफिकेशन, सॉल्यूशन। चौथा है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, लॉजिक कॉन्सेप्ट समझता है, अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है ना, अमूर्त चिंतन करता है बच्चा। एंड परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क देता है, निगमनात्मक चिंतन करता है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 में हम कंप्लीट बाल विकास को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।